Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So all right, my beautiful students, feeling good and motivated. Human physiology के दो chapters is done, and that to a very beautiful way and such a detailed way. ठीक, and I have been reading your comments and it is so motivating that you loving these lectures. चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर एंड दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. डाइजेशन भी करेंगे लेकिन रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन पढ़ना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट. आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. ठीक है, जो पहली चीज़ मैंने लिखी है वो है हीमाटोलॉजी. ठीक है, हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक, जो लोग ब्लड की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं हीमाटोलॉजी. जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीमाटोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ठीक, जो सेकंड वर्ड है वो है हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस पोइसिस इज़ वर्ड फॉर फॉर्मेशन. ठीक है, जहाँ कहीं पे भी किसी वर्ड के साथ पोइसिस आ गया तो आप समझ जाएंगे कि उस चीज़ की फॉर्मेशन की बात हो रही है. यहाँ पे हीम का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लड की फॉर्मेशन की बात हो रही है. ठीक है, अच्छा, आप सबको पता है कि हमारे अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में. इन अडल्ट केस ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है. ठीक है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो स्टेज में थे तब ब्लड की फॉर्मेशन हमारे बोन मैरोस में नहीं हुआ करती थी. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ब्लड की फॉर्मेशन की जिम्मेदारी थी हमारे योक सैक के पास. फिर उसने ये जिम्मेदारी दे दी लिवर को. लिवर इज़ सच अ मल्टीटास्कर. आप हैरान हो जाएंगे लिवर के फंक्शंस देख के. लिवर ब्लड बनाने के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. ठीक, फिर लिवर ने ये जिम्मेदारी दे दी बोन मैरोस को. ठीक, और बोन मैरो से ये जिम्मेदारी आ जाती है ओनली लॉन्ग बोन मैरो के पास. सही, अच्छा, तो अब ब्लड की फॉर्मेशन समझ आ गई आपको. अच्छा, जो अब ब्लड है, एक एवरेज पर्सन में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर तक. ठीक है, और ब्लड का पीएच कितना रहेगा, 7.4. स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा. ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ब्लड का कलर क्या है तो आप कहेंगे कि ब्लड का कलर तो रेड ही होता है. बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है. ठीक है, हमारे आर्टरीज और वेन में ब्लड के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है. हमारी जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का कलर ब्राइट रेड कलर होगा बिकॉज ऑफ रिच ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और जो हमारी वेन्स है उसमें डार्क रेड कलर होगा ब्लड का. ठीक है, अच्छा, अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि किस तरह से कंपोनेंट्स किसको क्या कहते हैं. सबसे पहले हमने खाली टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने ब्लड को डाला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट हमने उसमें डाला. ठीक है, ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना कर जाए. सही, फिर उसको हमने हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज किया, हाई स्पीड में रोटेट किया. ठीक, अब उसकी अलग अलग लेयर्स बन गई, अलग अलग डेंसिटी अलग अलग लेवल पे सेपरेट हो गई. ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं 3 लेयर्स बनी है. ठीक, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो येलो कलर की है उसको हम कहेंगे प्लाज्मा. 55 to 60% ये होती है ब्लड में. ठीक, और ये जो सबसे पतली सी लेयर है ये है हमारी WBC या प्लेटलेट्स, 1% होती है ये. और जो हमारी थर्ड लेयर है वो है हमारी RBC. ठीक है, रेड ब्लड सेल, जो 44% है. ठीक, इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा ब्लड बना हुआ है. अब सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, नंबर 1 थिंग. ठीक, अब प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है. ठीक है, येलोविश है इन कलर और कंटेंस उनके इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. प्लाज्मा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ पाई जाती है वो है वाटर, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है. 90 से 92% तक इसमें वाटर होगा. 6 to 9% इसमें प्रोटीन्स होंगे. फिर न्यूट्रंस, गैस, वेस्ट, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है. ठीक है, उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि इनएक्टिव फॉर्मेट्स में पाए जाएंगे. ठीक,
चलिए, तो अब हम प्लाज्मा के प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। ठीक, अब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती है। जो प्रोटीन्स कितनी तरह की है? 3 तरह की प्रोटीन्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, 3 तरह की प्रोटीन्स है। क्या है? फाइब्रिनोजेन है, और ग्लोबुलिन है, और एल्बुमिन है। ठीक है, एल्बुमिन जो कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन काम इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अब ये जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये क्या है? ये क्लॉटिन फैक्टर है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। वो भी हम देखेंगे कि किस तरह पूरा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, और ये हमारे ग्लोबुलिन है, जो कि क्या होता है? वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, डिज़ीज़ के अगेंस्ट ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, और ये जो है एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करते हैं? दे मेंटेन ऑस्मोटिक ब्लड। ये क्या करते हैं? ब्लड को मेंटेन करते हैं। ये बॉडी में आपको पता है हर चीज़ को एक लेवल पे मेंटेन रखा जाता है। ये क्या मेंटेन करते हैं? ये ब्लड के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे मैंने इन 4 चीज़ों की छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस लिखी है, जो कि आप अपने पास नोट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स की ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, जिसमें आता है प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, और वाइट ब्लड सेल है, जिनको हम WBCs कहते हैं। और रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? RBCs कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये प्लाज्मा को हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को। ठीक है, ये प्लाज्मा किस चीज़ के काम आते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। ठीक है, और ये ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 55 to 60% तक ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को। प्लेटलेट्स भी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में काम आते हैं। ठीक है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा बड़ा किरदार है। ठीक, चलिए, अब हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल को। अच्छा, तो ये RBC क्या करते हैं? RBC फ्रेश ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और ये कितने % ब्लड बनाते हैं? 40 to 50% तक ये ब्लड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम WBCs में, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है? ये हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल हमारे लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, ये डिजीज़ वगैरह से फाइट करते हैं हमारे लिए। और ये क्या होते हैं? सिर्फ 1% होते हैं इन ब्लड। ठीक, अच्छा, तो हमने इन 3 कंपोनेंट्स में से प्लाज्मा को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मा के अंदर जो 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से हमने देख लिया कि कौन सी प्रोटीन्स क्या काम करते हैं। अब हम देखते हैं WBCs को। चलिए, WBCs कितनी तरह की होती हैं? 5 तरह की हमारी WBCs है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है WBCs डिज़ीज़ के अगेंस्ट, वायरस, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं हमारे WBCs। समझ लें, ये सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, कोई भी डिज़ीज़, कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में आया, सबसे पहले ये भाग के जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ये 5 किस्म के हमारे पास WBCs हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें भी ना पोर्शन बने हुए हैं। 2 इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 चीज़ों को। ठीक, एक है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है एग्रैनुलोसाइट। ठीक है, अब जो ये शुरू के 3 WBCs हैं, ये आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये आपको छोटे छोटे से ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये इन सेल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। तो इन 3 WBCs के अंदर ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, मतलब इनके अंदर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ग्रैनुलोसाइट्स। सिंपल एज दैट। ठीक, अब ये जो 2 WBCs हैं, इनमें आपको कोई ग्रैन्यूल्स, कोई डॉट नज़र नहीं आ रहा। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक ग्रैनुलोसाइट कहेंगे। इजी, सिंपल। अच्छा, अब हम देखते हैं इन 5 को।
कि कौन सी WBC कौन सा रोल प्ले करती है। हर WBC अपना अलग किरदार अदा करेगी, ठीक है। हर किसी का काम अलग है, हर किसी की जिम्मेदारी अलग है यहाँ। अब सबसे पहले जो हमारे पास WBC है वो कौन सी है, वो है न्यूट्रोफिल। ये वाली जो WBC आपको दिख रही है, ये इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि मल्टी लोब्स है। ये आपको लोब्स इसको इसके दिख रहे हैं, मल्टी लोब्स है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, बेसिक भी है, ये एसिडिक भी है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूट्रोफिल। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PMNL कहते हैं। पॉली का मतलब क्या है, हर लफ्ज़ को हम तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। पॉली का मतलब है बहुत सारे, ठीक है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी मौजूद है, मल्टी लोब्स है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स रखा है। ये काम क्या करते हैं, ये करते हैं फेगोसाइटोसिस करेंगे ये, ठीक है। जब भी कोई जर्म्स, कोई बीमारी आएगी हमारे जिस्म में, तो जो सबसे पहला सेल होगा जो भाग के जाएगा लड़ने के लिए कि मैं ख़त्म करूँगा इस बीमारी को, ठीक है, इसके साथ मैं लड़ूंगा, तो वो सेल है न्यूट्रोफिल, ठीक है। सबसे पहला सेल जो फेगोसाइटोसिस करेगा वो है न्यूट्रोफिल। अब सेकंड में आ जाते हैं, दूसरा जो हमारे पास सेल है WBC है, उसको हम कहते हैं इओसिनोफिल, ठीक है, या फिर एसिडोफिल। एसिडोफिल इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है, और ये किस तरह का है, बायलोब्स है, बायलोब्स न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। और ये इसका नेचर क्या है, एसिडोफिल। जो पहला हमारे पास था उसका नेचर बेसिक भी था और एसिडिक भी था, ठीक। और जो सेकंड हमारे पास है उसका नेचर है एसिडिक। अच्छा, जो बेसिक जो होते हैं ना, उसमें कुछ ब्लू कलर के डॉटेड से होते हैं, उसको हम बेसिक कहते हैं। और जो रेड डॉट होते हैं उसको हम एसिडिक कहते हैं, रेड डाई जो होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये आपको रेड से नज़र आ रहे हैं डॉट, इसलिए सिर्फ ये एसिडिक है, इसमें ब्लू डॉट्स नहीं है, ठीक। और ये तीसरा भी अभी मैं बता देती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है बेसिक। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, जो ब्लू होंगे ग्रेन्यूल्स वो बेसिक में होंगे, जो पिंक कलर के होंगे या रेड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। इसमें पिंक और ब्लू दोनों है, तो ये बेसिक भी है एसिडिक भी है। इसमें सिर्फ पिंक है तो ये एसिडिक है, और इसमें सिर्फ ब्लू है तो ये बेसिक है, ठीक है। सिर्फ ये इन तीनों में ही याद रखना है आपको, इन दोनों में ग्रेन्यूल्स ही नहीं है, तो बेसिक और एसिडिक का भी कोई इसमें चक्कर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसके नाम पे आ जाते हैं, इओसिनोफिल। इसका नाम इओसिनोफिल इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक रेड कलर की डाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम हमने ये रखा है, क्योंकि ये रेडिश टाइप का एक होता है, ठीक है। एसिडोफिल इसलिए रखा है क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक। अगर आप अच्छी तरह से नाम को समझ के पढ़ेंगे ना, तो आपको बायोलॉजी को, साइंस को कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बायोलॉजी रट्टा लगाने की चीज़ होती भी नहीं, ये समझ के पढ़ने की चीज़ है, ठीक। आप जितना इसको समझ के पढ़ेंगे ये उतनी आपके लिए आसान से आसान होती चली जाएगी। अच्छा, ये क्या करते हैं हमारे ये वाले WBCs, ये हमारे एलर्जीज़ में, ये एलर्जीज़ को प्रिवेंट करते हैं। जब एलर्जी होती है ना, तो ये अपना नंबर बढ़ा देते हैं, ये अपना काउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अक्सर देखा होगा, अक्सर कुछ बीमारियों में डॉक्टर्स ये वाइट ब्लड सेल काउंट लाने को कहते हैं, ठीक है। क्या काउंट लाने को कहते हैं, वो टेस्ट स्लिप में आपको लिख के देते हैं कि DLC काउंट या फिर TLC काउंट, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स के वो होते हैं, तो उनको ये देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी है। अगर उसमें रिपोर्ट में वो ये देखते हैं कि जो हमारी एसिडोफिल है, ये जो हमारी WBC है, इसने अपना काउंट बढ़ाया हुआ, तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के जो बॉडी में एलर्जी का मसला है, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्टर्स कैसे क्या जानते हैं, ये आपको MBBS में जाके आगे पता चलेगा, ठीक। अब यहीं तक ही, तो ये हमारे एसिडोफिल क्या करते हैं, ये एलर्जीज़ में अपना रोल प्ले करते हैं। जब भी बॉडी में कोई एलर्जी होगी
ये क्या करेंगे, ये वाले सेल अपना काउंट बढ़ा देंगे। ठीक, अब नंबर 3 पे आते हैं, बेजोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट, बेजोफिल सिक्रेट्स करते हैं 3 तरह की चीज़ें। बेजोफिल क्या करती है, तीन तरह की चीज़ें सिक्रेट करती है। नंबर 1 क्या सिक्रेट करती है, ये हेपेरिन, ठीक है। नंबर 2 हिस्टामिन और नंबर 3 सेरोटोनिन, ठीक है। ये 3 चीज़ें किस किस चीज़ के काम आती है। जो हमारे पास हेपेरिन है, ये क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है ये, ठीक। हेपेरिन हमारा एंटी कोगुलेंट होता है, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता ये हेपेरिन। अच्छा, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट एक बात आपसे शेयर कर दूं, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रही है ना हमारे यहाँ पे, बहुत इसके सीरियस केसेस भी आ रहे हैं, बहुत जो आईसीयू वगैरह में जो है, तो ये अक्सर उनको ना हेपेरिन की डोज भी दी जाती है ताकि उनका ब्लड जो है क्लॉट ना कर जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की एक बड़ी वजह ये भी है कि उसमें ब्लड भी क्लॉट कर जाता है, ठीक। और सांस वगैरह का भी होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आईसीयू वगैरह के जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं ना, उनको हेपेरिन की डोज भी दी जाती है ताकि उनका ब्लड क्लॉट ना कर जाए, क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारी हिस्टामिन, बहुत ही ख़तरनाक है ये, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ये हमारी बॉडी में, ठीक है। हिस्टामिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। अच्छा, और ये जो तीसरी चीज़ है सेरोटोनिन, ये क्या करती है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। ये क्या करती है, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और ये क्या करती है, ये उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के काम आती है, एंटी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक। अब ये इस पेज में जगह नहीं बची थी, तो इस दोनों को मैंने दूसरे पेज में लिखा है। अच्छा, अब हम इन दोनों सेल्स को देख लेते हैं। ये कौन से सेल्स थे, हमारे एक ग्रेन्युलोसाइट सेल थे, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल मौजूद नहीं थी। तो नंबर 4 सेल में ये आता है हमारा, ठीक। तो इसका क्या काम है, ये भी फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक। इसका नाम क्या है, मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। मोनोसाइट ये क्या करता है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस के साथ मिलके फेगोसाइटोसिस करता है। आपको याद है कि हमारा जो नंबर 1 में डब्ल्यूबीसी था, न्यूट्रोफिल, वो भी फेगोसाइटोसिस कर रहा था, ठीक है, लड़ने जा रहा था डिजीज़ से, और ये भी फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। किडनी शेप्ड है ये, किडनी शेप न्यूक्लियस है। अच्छा, जो नंबर बिल्कुल लास्ट में आता है हमारा नंबर 5 पे, वो है हमारा लिम्फोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है ये, और ये किस चीज़ के सेल होते हैं, ये इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स है ना, इम्यून सिस्टम के जो सेल है, ये हमारे एक ही दफ़ा बनते हैं बचपन में, उसमें ये मजबूत बन गए तो बन गए, नहीं बने तो वैसे ही रहे, ठीक है। ये वाले जो हमारे सेल होते हैं, ये एक ही दफ़ा में सही बनते हैं, एक ही दफ़ा में गलत बनते हैं, जो भी मतलब वो एक ही दफ़ा में जैसे बन गए वैसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर, आपके बिल्कुल बुढ़ापे तक ही। ये सेल्स बार बार अपने आप को चेंज नहीं करते, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा किसी किसी की कि इम्यूनिटी बहुत इनकी वीक है, बहुत इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर है, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी के सेल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं कोरोना वायरस से प्रिवेंट रखने के लिए आपको, क्योंकि अगर आपकी ये सेल्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप पे कोई डिज़ीज़ वगैरह आसानी से नहीं हमला कर सकेगी। और आपकी इम्यूनिटी अगर वीक होगी, मींस अगर आपके इम्यून सेल ही अगर वीक होंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो आसानी से आप पे कोई भी डिज़ीज़ अटैक कर जाएगी, ठीक है। खैर, तो ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। इनका न्यूक्लियस जो होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और स्कैंटी साइटोप्लाज्म, स्कैंटी मतलब कि ये जो साइड की स्पेस है, इसमें कम स्पेस होती है इनके पास, ठीक है, उस हिसाब से लार्ज न्यूक्लियस है इनका, ठीक। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल होते हैं, जो 60 से 66% तक होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, जो 18 to 20% तक होते हैं हमारे पास, ठीक। फिर मोनोसाइट्स जो 6 to 8%, फिर एसिडोफिल 2 से 3% तक होते हैं बस, और फिर बेजोफिल
जो सिर्फ 1% तक होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैंने बताया था डीएलसी और टीएलसी, डीएलसी होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। हमारी बॉडी में कोई भी अगर डिजीज़ हम हो जाए तो उसको पता लगाने के लिए WBCs का चेक करना, उसका काउंट करना हमें बता देता है कि आपके बॉडी में कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो अक्सर डॉक्टर ये 2 टेस्ट देते हैं। ये जो डीएलसी है, डीएलसी में क्या होता है, अलग अलग WBCs काउंट पता चलता है, ठीक है। डीएलसी में उससे पता चल जाएगा कि किसका काउंट बढ़ा हुआ है, किसका कम है, तो उस हिसाब से डॉक्टर पता चल जाता है कि क्या जिसमें मसला है, ठीक है। और ये जो टीएलसी है, ये टोटल ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBCs, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है, इसमें 5 WBCs काउंट इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे बहुत इरेगुलर होते हैं, ठीक है। सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये इनन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड से होते हैं ये प्लेटलेट्स, ज़रा सी ठेस पहुंची कि टूट जाते हैं, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा को डिस्कस कर लिया है, WBC और प्लेटलेट्स को भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे RBC हमारी। अब हम देखते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स को, जिनको हम कहते हैं RBC, ठीक है। इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मतलब सेल, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस, मैंने पीछे भी आपको बताया था, पोइसिस का वर्ड कहीं भी आ जाए, पोइसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, मतलब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ होती है, इन अडल्ट केस रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो क्या है, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना ऊपर का, और ये बिल्कुल लास्ट का, ये कहलाता है रेड बोन मैरो, जो स्पॉन्जी सा पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है ब्लड की, ठीक। तो सबसे पहले ब्लड की फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो किस तरह का वो सेल होता है, सबसे पहले इस तरह का वो होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है और पूरा खाली, जिसको हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्ट। प्रिकर्सर सेल है ये, प्रिकर्सर मतलब मदर सेल, ठीक है। जो सबसे पहला सेल होता है हमारे ब्लड का वो इस तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्ट। उसके बाद वो सेल कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। इसमें हमारे गोल्जी बॉडीज़ है, लाइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें हीमोग्लोबिन अभी बनना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये सेल ऐसा बन जाता है। इसमें अब क्या है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ना गोल्जी बॉडीज़ है, ना लाइबोसोम्स है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अब क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये एक मैच्योर सेल है, ये पूरा बन चुका है। जो सबसे पहला सेल था उसको हमने क्या कहा, इरेथ्रोब्लास्ट कहा, प्रिकर्सर सेल मींस मदर सेल, ठीक। उसके बाद जो इस तरह का सेल था उसको हमने क्या कहा, रेटिकुलोसाइट्स कह दिया। इमेच्योर RBC है ये, मतलब पूरा मैच्योर ये अभी तक नहीं हुआ, इमेच्योर RBC। फिर जब ये पूरा एक RBC बन गया, ठीक है, तो इसको हमने कहा क्या, मैच्योर RBC। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्या है, डिस्कॉइडल है, इनन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस अंदर से ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। इनन्यूक्लिएटेड है, लॉस ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है, सारे ये ऑर्गन्स को ये लॉस कर चुका है, और सिर्फ इसके अंदर अब क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। किससे बनता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 से बनता है, ठीक है। फॉलिक एसिड्स और ये आयरन वगैरह इससे बनता है। अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी ये जो RBC की फॉर्मेशन है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। वो सही से फॉर्मेशन इसकी नहीं हो पाएगी। तो इसकी RBC की फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें हमें हमारे फूड में इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलिक एसिड और ये सब, ठीक। अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी जो RBC है उसकी फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मैच्योर RBC की तरफ। यह अब हमारी RBC बन गई। हमारी RBC क्या होती है, इट्स अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब एक मैच्योर RBC की लाइफ स्पैन कितने दिन तक होती है, 120 डेज ओनली, ठीक। और उसके बाद ये अपने 120 दिन पूरे करके ये चला जाता है अपने ग्रेवयार्ड में। इसका ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
स्प्लीन क्या है? इसका ग्रेवयार्ड है। लेकिन इसके अलावा स्प्लीन एक और फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या है? ये हमारा इमरजेंसी ब्लड बैंक भी है। ठीक है, जैसे किसी इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, तब ये अपना ब्लड रिलीज़ करता है जो इसने अपने पास स्टोर किया हुआ होता है। ठीक, स्प्लीन एक ग्रेवयार्ड के अलावा एक ब्लड बैंक भी है हमारे लिए। ठीक, अच्छा, अब ये नॉर्मल अमाउंट क्या होती है इसकी मेल्स और फीमेल्स में? मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है यूजुअली। ठीक, 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब तक। ठीक है, और जो फीमेल्स है उसमें होता है 4 से 4.5 मिलियन वो मिलीमीटर क्यूब तक। ठीक, अच्छा, अब देख लेते हैं इनकी कंडीशंस को। अगर रेड ब्लड सेल अगर डिक्रीज़ हुआ तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपीनिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसको बुक्स वगैरह में अनेमिया लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों टर्म्स आप याद कर लेंगे। व्हेन रेड ब्लड सेल लेवल डिक्रीज तो उसको हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोपीनिया या फिर अनेमिया। और अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अच्छा, इसका जो नंबर है वो कब बढ़ता है? एक छोटी सी बात बता दूं, इसका नंबर बढ़ता है हायर एल्टीट्यूड पे। जब भी हम पहाड़ों वगैरह पे कभी जाएं घूमने फिरने तो हायर एल्टीट्यूड पे जो हमारे आरबीसी का काउंट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके वगैरह में रहते हैं उनकी चीक्स वगैरह रेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही होती है आरबीसीज़ को उस दौरान। ठीक, अब आरबीसी क्या करती है? अपना काउंट बढ़ा देती है कि जितने ज़्यादा आरबीसी होंगे हर आरबीसी कुछ कुछ तो ऑक्सीजन इकट्ठी करके लाएंगे। ठीक, तो इस वजह से हायर एल्टीट्यूड पे जो रेड ब्लड सेल का काउंट है वो बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको ज़रूर शेयर करें। ये एक आपके लिए सदका जारिया है। ठीक है, अगर कोई इस टॉपिक से, इस लेक्चर से अगर कुछ सीख सके, पढ़ सके, तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा ही है।